आदाब नमस्कार जी। जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर एहसन आप सभी के साथ। जम्मू कश्मीर असेंबली के बजट सेशन का आज तीसरा दिन और तीसरा दिन भी वैसे ही सेम लगातार कल की तरह हंगामा खेज। आज की कार्रवाई के दौरान असेंबली के अंदर पीर पंजाल को लेकर के जबरदस्त हंगामा हुआ। पीर पंजाल इलाके से आने वाले एमएलएज ने एलओपी से माफी मांगने की मांग कर डाली और हंगामा किया। वहीं कांग्रेस और एनसी के विधायकों ने वेल के पास जाकर के नारेबाजी की और इसके जवाब में बीजेपी के विधायकों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए और कहा कि एलओपी ने कुछ भी गलत नहीं कहा। दरअसल पूरा तनाजा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कयाम को लेकर के है। बीजेपी जम्मू में एनएलयू के कायम की मांग कर रही है, जबकि दूसरे लीडर ऑन कश्मीर में इसे बनाने की मांग कर रहे हैं, खास तौर पे कश्मीर के अंदर। इस दौरान कल पीर पंजाल से एमएलए ने कहा था कि एनएलयू पीर पंजाल इलाके में बनाई जाए ताकि दोनों इलाकों का फायदा हो और दोनों तरफ के बच्चों को नुकसान भी ना हो। लेकिन इनके इस बयान पर जम्मू कश्मीर असेंबली का अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने कहा कि पीर पंजाल कोई खित्ता ही नहीं है। जम्मू कश्मीर एक इकाई है जिसे खित्तों में ना बांटा जाए और खित्ते की सियासत न की जाए। उनके इस बयान पर लीडरों ने सख्त तनकीद की और कहा कि पीर पंजाल पर दिया जाने वाला बयान बेहद शर्मनाक है और अपोजिशन लीडर को इस पर माफी मांगनी चाहिए। ये वो सरहदी इलाका है जहां के लोगों ने मुल्क और रियासत के लिए और उनकी आज़ादी के लिए, खुद मुख्तारी के लिए बड़ी कुर्बानियां दी है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये वो इलाका है जिसकी वजह से जम्मू और कश्मीर के अंदर मौसम बैलेंस रहता है और पूरी दुनिया में जब ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा इम्पैक्ट नजर आता है, पीर पंजाल वो वाहिद इलाका है जो इन सब को बचाता है। ये वो इलाका है जिसकी वजह से बारिश होती है, फ्लड रुकता है। ये वो इलाका है जिसकी वजह से बर्फबारी आसानी से होती है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को ये झेलने वाला ये इलाका न जाने कितनी ज़्यादा अपनी संस्कृति, तहजीबी विरासत को रखता है। इस मामले पर लीडर लगातार अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा से माफ़ी मांगने की अपील करते रहे, जबकि अपोजिशन लीडर अपनी बात पर कायम हैं और कह रहे हैं कि माफ़ी का सवाल ही नहीं पैदा होता। अब सवाल यह है कि बीजेपी जब इलाके के नाम पर सियासत करती है तो उसे सही ठहराया जाता है, जैसे जम्मू की बात आई। लेकिन जब दूसरी पार्टियां ऐसी सियासत करती हैं तो इलाकाई सियासत का इल्ज़ाम लगता है। ये कब तक चलेगा? स्टेटमेंट निकाले। मैं ये कहता हूं कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में बने एनएलयू, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक खंडित करने की कोशिश न करो खित्तों के नाम पे। आप उनको चैलेंज करो, बोलो पुराण और शास्त्र पढ़े, पौराणिक नाम इसका चंद्रभागा विभाग है। अगर इनकी हिम्मत है, ये जो जम्मू के टूल बन बैठे, बोलो इसका नाम बोले चंद्रभागा विभाग। इनके बॉसेस नाराज हो जाएंगे, मुंह पे ताला लग जाएगा। माफी मांगेंगे या नहीं? बिल्कुल नहीं। सुनील जी, ये कहा जा रहा है कि भाई हमारी आइडेंटिटी को जो है वो मिटाने की कोशिश हो रही है या हमारी आइडेंटिटी को जो है वो चैलेंज किया जा रहा है। किस आइडेंटिटी को? देखिए, जम्मू कश्मीर एक इकाई है, एक यूनिट है। इस इकाई को बनाने के लिए, इस राज्य को बनाने के लिए महाराजा हरि सिंह जी ने अपना खून पसीना बहाया है। आज हमें ये राज्य मिला है, ये महाराजा की देन है। इसमें ये जो लोग आज ये बन बैठे हैं ना टूल्स, इनके जो आका थे तब के, इन्होंने तब भी खंडित करने की कोशिश की थी और आज भी ये विभाजित करने की कोशिश करते हैं। इस राज्य को, इस स्टेट को, इस प्रदेश को अखंड और अटूट अभिन्न बनाने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने प्राणों की आहुति दी है। आज ये खित्तों के नाम पे चले, क्या खित्ता है? मैं तो कहता हूं थोड़ा सा पीछे जाएं, इतिहास में आप पौराणिक नाम देखें, जिसको एक चिनाब बोलते हैं, वहां पे चंद्रभागा विभाग है। अगर आप में हिम्मत है, मैं चैलेंज करता हूं, आप जरा चंद्रभागा नाम बोलो, आपके आका नाराज हो जाएंगे चंद्रभागा से ही। लेकिन सवाल इस वक्त उन पौराणिक नामों पे हम नहीं जाएंगे। हम कहेंगे कि भाई तुम जम्मू कश्मीर बोलो, ये राज्य एक है, जिले अपने अपने हैं। मैं किसी एरिया के अगेंस्ट नहीं हूं, ये सब एरिया भारत के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं। नहीं, क्या ये जो मांग कर रहे हैं कि भाई इसकी डॉक्यूमेंटेशन हो जाए कि भाई पीर पंजाल रीजन अलग है, चनाब वैली रीजन अलग है, कहने सुनने में तो ये मुझे नहीं पता इनको, क्योंकि देखिए जब गवर्नमेंट जो है वो इसका उसी मंशा से विरोध किया। नहीं। हाँ। मैं इस मंशा से, ये रोज एक खित्ता ये खित्ता कहाँ आधिकारिक रूप से ऑफिशियली बताए ना कोई। हाँ। मैं कहता हूं इतिहास में जाएं, हमारे विभाग को चंद्रभागा विभाग नाम है। हिम्मत है तो जरा बोलो, ऑफिशियली बोलो, आधिकारिक हम बोलेंगे, वरना
अब ठीक है, उन इतिहास पे हम न जाते हुए जो करंट पोजीशन है, जम्मू कश्मीर एक इकाई है, जम्मू कश्मीर एक यूनिट है, ये महाराजा ने बनाया है, महाराजा की देन है, और इसको अभिन्न बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक, जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया है। तब भी इन्हीं के जो पार्टी के बॉसेस थे, आका थे, साजिश में वो शामिल थे इसको विभाजित करने के लिए। अब कहा जा रहा है भाई आप माफी मांगे, माफी किसी की सदन नहीं चलने देंगे, ये कहा जा रहा है कि सदन नहीं चलने देंगे, माफी नहीं मांगेंगे। सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सदन चलाना विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट कि सरकार, ये सदन चले। और जब सत्ता ही विपक्ष का रोल करे तो इस गवर्नमेंट से और क्या एक्सपेक्ट करोगे? आप कोई अच्छी बातें करोगे? और कांग्रेस के राजौरी से विधायक इफ्तिखार अहमद ने एलओपी से माफी मांगने को कहा। उन्होंने कहा कि एनएलयू की मांग क्या खित्ते पीर पंजाल नहीं कर सकता? क्या हम लोगों की कोई पहचान नहीं है, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है? एलओपी ये कह देते कि पीर पंजाल कौन सा खित्ता है, ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। जब तक एलओपी माफी नहीं मांगते हम हाउस की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। देखिए, कल मीडिया से बात करते हुए लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी ने कहा, जब उनसे पूछा गया कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पीर पंजाल रीजन भी डिमांड कर रहा है, तो उन्होंने कहा कौन सा पीर पंजाल रीजन? मैं किसी खित्ते वित्ते को नहीं मानता, किस रिकॉर्ड में है, किस डिक्शनरी में है? तो ये पीर पंजाल रीजन के लोगों की डिसरिस्पेक्ट है। हम देशभक्त लोग हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमने गोलियां खाई, हमने गोले झेले, हमने सरहदों की हिफाजत की। हम सिर्फ पीर पंजाल रीजन सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए, भाजपा के लिए नहीं है। उनको ये नहीं पता कि पीर पंजाल रीजन कहाँ है। उन्होंने डिसरिस्पेक्ट की है। एलओपी साहब इमीडिएटली पीर पंजाल के लोगों से माफ़ी मांगे, और तब तक हम हाउस नहीं चलने देंगे जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते। क्या हमारा हक नहीं है? क्या पीर पंजाल के लोगों का हक नहीं है? जब हम कहते हैं कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पीर पंजाल में होनी चाहिए, क्या पीर पंजाल के लोगों का हक नहीं है? पीर पंजाल रीजन जो है वो भारत का सर का ताज है, क्योंकि भारत जो है वो वहां से स्टार्ट होता है, पुंछ डिस्ट्रिक्ट से, और उनको माफी मांगनी चाहिए। शहीदों का अपमान किया है, और हम हाउस तब तक नहीं चलने देंगे जब तक एलओपी साहब माफी नहीं मांगे। पीर पंजाल इलाके को लेकर के उठे तनाज़े के बीच में बीजेपी विधायक दल ने विधानसभा से वॉकआउट भी कर दिया। बीजेपी विधायकों का कहना है कि स्पीकर उन्हें बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। इसी की मुखालिफत में सभी भाजपा विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया, और इसे लेकर के एक बार फिर से सदन में नोकझोंक और हंगामा देखने को मिल रहा है। वहीं इससे पहले राजौरी के कांग्रेस विधायक इफ्तिखार अहमद ने लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा के तबसरे पर एतराज़ जताया था। उनका कहना है कि पीर पंजाल एक सरहदी इलाका है जिसकी अपनी पहचान और तारीख है, जहाँ के लोगों ने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी। इस मुद्दे पर कांग्रेस विधायक सदन से वॉकआउट करके विधानसभा के बाहर मुजाहरा करते नजर आए। लीडर ऑफ अपोजिशन से माफी मांगने की मांग कर डाली, मुतालबा किया। पीर पंजाल इलाके से जुड़े हुए विधायक और डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी भी इस मुद्दे पर खास तौर पर हिमायत करते नजर आए। फिलहाल सदन के अंदर और बाहर माहौल काफी कशीदा है, गर्म है और कार्रवाई मुतासिर हो रही है। उन्होंने पीर पंजाल रीजन की डिसरिस्पेक्ट की है। उन्होंने कहा कौन सा पीर पंजाल रीजन, कैसा पीर पंजाल रीजन? मैं किसी पीर पंजाल रीजन को नहीं जानता। मैं पीर पंजाल रीजन किसी डिक्शनरी में नहीं है। तो हमने आज हाउस के अंदर उनसे कहा कि आप माफी मांगिए। आपने पीर पंजाल रीजन के हर उस व्यक्ति की डिसरिस्पेक्ट की है। ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे 65 की जंग हो, 47 की जंग हो, चाहे 71 की जंग हो, हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। आज भी सरहदों की हिफाजत हमारे लोग करते हैं, देशभक्त लोग हैं। आज आप कहते हैं कि पीर पंजाल रीजन, कौन सा पीर पंजाल रीजन है? मैं नहीं जानता। अगर आप नहीं जानते तो आप अपने पूर्व अध्यक्ष रविंदर रैना जी से पूछ लीजिए, वो भी उसी रीजन से आते हैं। आपने सिर्फ खिता पीर पंजाल रीजन के लोगों को वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए रखा है। आज आपने जो भारत का ताज है, हिंदुस्तान की सरहदें पुंछ से शुरू होती हैं, जम्मू कश्मीर का ताज और हिंदुस्तान का ताज जो है वो पीर पंजाल रीजन है। उन्होंने डिसरिस्पेक्ट की है। हमने हाउस में डिमांड की है कि जब तक एलओपी साहब माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम हाउस चलने नहीं देंगे।
तो फिलहाल एक बड़ा तनाज़ा इस वजह से भी है क्योंकि असेंबली की कार्रवाई में जिन चीज़ों को शामिल करना चाहिए था, कंक्रीट बहस होनी चाहिए थी, वो तो नहीं हो रही। पीर पंजाल का वो इलाका जो बीच में जम्मू और कश्मीर के बीच में पड़ता है, जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, शायद अगर उसे गिनाया जाए तो घंटों बीत जाएंगे, जिसकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, जहाँ के लोगों की वाकई कुर्बानियाँ हैं इस मुल्क के तई, इस रियासत के तई, आज उनके ऊपर एक बड़ा बदनुमा दाग जैसा एक इल्ज़ाम लगाया गया। लोगों का कहना है या लीडरान का कहना है, बाकी बातें बाद में, लेकिन क्या वाकई पीर पंजाल के अंदर अगर NLU आता है तो दोनों तरफ के बच्चों को फायदा होगा? क्या ये एक सही सॉल्यूशन है कि जम्मू के बजाय, कश्मीर के बजाय बीच का कोई रास्ता निकाला जाए जिसकी वजह से अगर NLU, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी मिलती है, एक UT को, तो इससे सभी को फायदा हो जाए? और जो तनाजा चल रहा है जम्मू वर्सेस कश्मीर का, और जिसकी वजह से विभाजन की बात हो रही है, बंटवारे की बात हो रही है, जिसकी वजह से हिंदू वर्सेस मुस्लिम किया जा रहा है, वो खत्म हो जाएगा? बड़ा सवाल इस वजह से भी है क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग और भी मसाइल से घिरे हुए हैं। इफ्रा जान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो कि NC से हमारे साथ हैं, एडवोकेट ताजीम डार साहब PDP से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और विक्रम रंधावा साहब BJP के MLA हैं। रंधावा साहब, वेलकम है आपका। इफ्रा जान साहिबा, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। एडवोकेट ताजिम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इफ्रा जान साहब, मैं इससे पहले कि पीर पंजाल पे आऊँ, एक बड़ा सवाल आमतौर पे लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से अपोजिशन को आप लोग बोलने नहीं दे रहे असेंबली में? देखिए, पहली बात तो ऑपोजिशन का अगर आप असेंबली में बैठेंगे, वो इतना हंगामा क्रिएट करते हैं। लास्ट टाइम भी जब असेंबली में हम बैठे थे तो स्पीकर साहब ने, इनफैक्ट मैं खुद असेंबली में बैठी थी उस वक्त स्पीकर्स गैलरी में, स्पीकर साहब ने बहुत क्लियरली बोल दिया कि अगर आप प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, आप अपनी सीट्स पे खड़े होकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, नीचे आके वेल में मत खड़े हो जाइए। वो सारे BJP के MLAs नीचे आके वेल में खड़े हो गए। उसके बाद जो वहां पे टेबल लगा हुआ था, उस टेबल पे चढ़ गए, जिस टेबल पे नेशनल एम्बलम लगा हुआ होता है, जिस टेबल पे इंडिया का फ्लैग लगा हुआ होता है, उस पे सारे खड़े हो गए और चिल्लाना शुरू किया। ये जो इनका तरीका प्रोटेस्ट का, और अंदर इस बात का होता है कि हम तो इस सदन को चलने ही नहीं देंगे, क्योंकि इनको लगता है इनका चीफ मिनिस्टर नहीं है, ये असेंबली को चलने ही नहीं देते हैं। तो ये तरीका जो है, ये वजह है कि ये असेंबली में डिस्कशन होने नहीं देते। और इन्होंने लास्ट टाइम पे बहुत क्लियर, जब कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज का और 370 का रेजोल्यूशन पास किया नेशनल कॉन्फ्रेंस से, इन्होंने तब भी बिल्कुल ऐसा ही कहा, किया, बोला कि हम इस हाउस को चलने नहीं देंगे। तो इस तरह की गुंडागर्दी जो है, आप बिल्कुल अपनी बात रखिए, आप ऑपोजिशन है, आपको हक है अपनी बात रखने का, लेकिन ये गुंडागर्दी कि हम तो किसी को ना खुद बात करेंगे ना किसी को बात करने देंगे, वेल में उतर जाएंगे, टेबल पे सारे खड़े हो जाएंगे, उसमें तो चाहे कोई भी स्पीकर हो, उनको ऑब्वियसली एक हाउस में एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। और इस बार आप देखेंगे फिर से हाउस अडजर्न हो गया। जहां तक मैं सुनील शर्मा जी का बयान सुन रही थी, माफ कीजिएगा, मुझे तो हंसी आ गई उनका बयान। उन्होंने इतनी बार जम्मू कश्मीर की अखंडता की बात की। मुझे एक बात बताइए, हम बिल्कुल जम्मू और कश्मीर अखंड है, लेकिन हमारे साथ एक लद्दाख भी तो था। क्या जम्मू कश्मीर लद्दाख अखंड एक स्टेट नहीं थी जो महाराजा हरि सिंह ने बनाई थी? क्योंकि हरि सिंह साहब ने तो जम्मू कश्मीर लद्दाख बनाई थी। लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करने वाले कौन से लोग थे? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस थी? क्या कांग्रेस थी? वो तो आप लोग थे, वो तो BJP थी। तो जहां विभाजन, जब जम्मू और कश्मीर की स्टेट का अगर कभी विभाजन हुआ है, वो विभाजन BJP ने किया है, जब उन्होंने पूरे लद्दाख के खित्ते को जम्मू और कश्मीर से बाहर निकाल दिया। विभाजन की राजनीति करते हैं और विभाजन के साथ जो है, विभाजन को ऑन पेपर भी इंप्लीमेंट करते हैं। आज आप देख रहे हैं वही लद्दाख के लोग सड़कों पे खड़े हुए हैं, और उन्हीं लद्दाख के जो लीडर सोनम वांगचुक साहब, जो वहां साइंटिस्ट है, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेस में काम करते हैं, बड़ी बड़ी एडवांसेस दुनिया के ला रहे हैं, उनको उठा के NSA में कह दिया है ये टेररिस्ट है, एंटी नेशनल है, इसको जेल में बंद कर दो। ये है इनकी पॉलिटिक्स। जहां तक, और आखिरी में कहना चाहती हूं, जहां तक बात आती है जम्मू और कश्मीर के खित्तों की, सवाल यह है कि क्या खित्ते हैं? बिल्कुल हैं, लेकिन क्या हम एक अखंड जम्मू कश्मीर हैं? बिल्कुल हैं। हम इस अखंडता में जम्मू को भी लेते हैं, कश्मीर को भी लेते हैं, लद्दाख तो जब को सिर्फ भी आप कश्मीर की ही बात करेंगी, कश्मीर रीजन की बात करेंगी, कश्मीर के लोगों के फायदे के लिए ही बात करेंगी, तो बीजेपी तो यही कह रही है कि उन्हें आवाज उठानी पड़ेगी, जम्मू को अलग करना पड़ेगा। मैं आपको यही बताती हूँ। पहली बात तो, जब आप कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ
कश्मीर के खित्ते की बात करती है। मुझे एक बार दिखा दीजिए जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब बस कश्मीर के खित्ते की बात की, जब NLU की बात आती है, 2 लॉ यूनिवर्सिटीज, 2 हमारे पास यूनिवर्सिटीज आई, एम्स आया, IIT आया, दोनों एम्स को और IIT को दोनों को जम्मू में जगह दी गई। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिवली जम्मू में जगह दी गई। अब जब NLU आया, ये वजह थी कि चूंकि 2 नेशनल यूनिवर्सिटियां ऑलरेडी जम्मू को दी गई थी लास्ट ईयर, और ये 10-15 साल पुरानी बात नहीं है, बस कुछ 1 साल पुरानी बात है। हमने कहा जब 2 मेजर यूनिवर्सिटीज, नेशनल यूनिवर्सिटीज जम्मू में है, तो एक यूनिवर्सिटी कश्मीर को भी दे दीजिए। इसमें हमें कोई भी चीफ मिनिस्टर जो होगा उसे हर रीजन में बैलेंस करना है। अगर पीर पंजाल के लोग भी कह रहे हैं कि उनको भी कोई चीज चाहिए, वो भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आखिरकार एक चीफ मिनिस्टर साहब को बैलेंस हर रीजन में करना है। तो हमने कहा चूंकि 2 यूनिवर्सिटियां वहां गई हैं, एक यूनिवर्सिटी कश्मीर बड़गाम में हो जाए, और बड़गाम में कोई यूनिवर्सिटी भी नहीं है। ये जो है, ये कोई प्रो कश्मीर बात तो है नहीं। जब अभी आप देखेंगे अगर 2 यूनिवर्सिटियां एक खित्ते को मिली है, एक यूनिवर्सिटी एक जगह को मिली है, आप फिर तो हमें कश्मीर के लोग कहते हैं आप प्रो जम्मू हो, आप एंटी कश्मीर। ये एक ऐसा सवाल है जो बिल्कुल करेक्ट हो सकता है, लेकिन दिल में क्या है ये तो जाहिर है कि सवाल खड़े करते हैं। विक्रम रंधावा साहब, मैं आपसे सबसे पहले ये जानने की कोशिश करूंगा, क्या चाह रहे हैं साहब? क्या असेंबली की कार्रवाई चले नहीं? एक तरफ कहते हैं सरकार कुछ कर नहीं पा रही, 1.5 साल हो गए, दूसरी तरफ आप गुंडागर्दी पे उतर आए हैं, NC तो ऐसा ही कह रही है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक अपना मैंडेट है, वो क्या कह रहे हैं मुझे उस पर नहीं जाना है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के रोल निभा रही है, ना ही हमें कोई शौक है सत्ता में आने का, ना ही कोई हमारी इच्छा है। जो लोगों ने वर्डिक्ट दिया है हम उसको ऑनर कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी जो वर्डिक्ट दिया है वो बैसाखियों के सहारे दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब कांग्रेस के 6 लोग हैं, इनकी ज्वाइंट पार्टी मीटिंग में वो नहीं जाते, वो असेंबली के अंदर भी इनको कटघरे में खड़ा करते हैं। वो इनकी अपनी फ्रेंडली गेम है। यूपीए के ये लोग कोलिशन पार्टनर्स हैं, ये लोग कर सकते हैं, लेकिन विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं चाहती कि हाउस ना चले। हम चाहते हैं कि हाउस की प्रोसीडिंग्स पॉजिटिवली चलनी चाहिए, लेकिन आप इनके कभी मंत्रियों की और विधायकों की बॉडी लैंग्वेज और जिस तरीके की वोकैबुलरी ये लोग इस्तेमाल करते हैं, कभी वो देखेंगे तो ऐसा लगता है। खास करके हमें तो कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों से कोई गिला नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूँ, हमने तो जम्मू से जो गद्दार जिता के भेजे हैं वही जम्मू की तबाही कर रहे हैं। मैं अभी कर रहा हूँ आपको, हमारे सुरेंद्र चौधरी जी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट भी जीत के आए हैं। मैं आज भी उनके लिए रिस्पेक्ट रखता हूँ कि ठीक है भैया, उन्होंने NC की आइडियोलॉजी को आगे लिया है, लेकिन आप ये देखो जो इंडिपेंडेंट जम्मू से जीते, उन्होंने स्टेट से बीजेपी को, कांग्रेस को, NC को नहीं, तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि हमने जो जम्मू से गद्दार जिता करके भेजा है, आपने जिताया है, अवाम ने जिताया है, और फिर NC के बहुत सारे लीडर आपकी पार्टी में भी है, तो क्या NC भी ऐसा कहने लगे? मैं बता रहा हूँ ना, प्लीज। मैं इसलिए ये लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इन लोगों आता हूँ इफराज जान साहब आपके पास। वार किया है जी, इन लोगों ने अपने लोगों की पीठ में वार किया है। इन्होंने बोला अब हमें इंडिपेंडेंस जिता के भेजिए, हम इन सरकारों से दूर रहेंगे और इन सरकारों को बताएंगे कि इंडिपेंडेंट लोगों के कैसे काम होते हैं। आज ये पूरी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर अब्दुल्ला साहब की चाटुकारिता पे आ गए। अरे करो भैया, हम थोड़ी मना कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आप जम्मू को फॉर गारंटी ले लोगे, वो तो नहीं होने देंगे ना किसी भी हाल में, वो किसी भी कीमत में नहीं होने देंगे। बाकी हाउस चले, हम चाहते हैं कि हाउस चलना चाहिए, रेगुलर प्रोसीडिंग्स उसकी चलनी चाहिए। क्वेश्चन आवर चलता है, क्वेश्चन आवर के बीच में भी ये लोग बवाल खड़ा करते हैं। जब अपोजिशन का कोई मेंबर, उसका क्वेश्चन है और उसके वो सप्लीमेंट्री भी लगाता है, फिर ये लोग बवाल खड़ा करते हैं। तो ये टग ऑफ वार जो है वो चल रही है, जो नहीं चलनी चाहिए। चलिए, आप कह रहे हैं कि नहीं चलनी चाहिए, हालांकि ऐसा हो रहा है कि वेल में लोग पहुंच जा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, अब तो गाली गलौज भी शुरू हो गया। साहब ताजिम साहब, एडवोकेट ताजिम डार साहब, क्या चल रहा है असेंबली में? कुछ कंक्रीट हो पाएगा या नहीं? आता हूं रंधावा साहब, मैं आपके पास आता हूं, मुझे 2 मिनट दीजिए। ताजिम साहब, देखिए, मैं ये कहूंगा कि हाउस को चलने देना चाहिए, लेकिन आज एक चीज जो देखने को मिली सबसे बड़ी, कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की, खासकर पीर पंजाल किता को लेकर, वो अनफॉर्चुनेट थी। और उस पे जो पीर पंजाल रीजन के जितने भी हमारे MLAs थे, उनका रिएक्ट करना जो है वो बनता था, और किया भी उन्होंने। और मैं समझता हूँ कि उनके साथ साथ इस खिता के पूरे जितने भी लोग हैं, कटिंग अक्रॉस पार्टी पॉलिटिक्स, उनके जज्बात और एहसासात बहुत मजरूह हुए।
और वो पूछते हैं कि कौन सा पीर पंचाल, कहाँ का पीर पंचाल, कैसा पीर पंचाल। अरे भाई, पीर पंचाल वो पीर पंचाल है जिसमें पुंछ अपने आप में एक रियासत थी, स्टेट, जिसको एक रानी जो थी वो हट किया करती थी, वो एक पूरी रियासत थी और मौजूदा रियासत से बहुत बड़ी रियासत थी। इसी तरह से जम्मू पीर पंचाल वो पीर पंचाल है जहाँ पे नंगाली साहब गुरुद्वारा है, जहाँ पे बुढ़ा अमरनाथ श्राइन है, जहाँ पे बाबा गुलाम शाह बादशाह है। ये वो पीर पंचाल है जहाँ के ऑफिसर्स ने, पुलिस ऑफिसर्स ने, जब मिलिटेंसी पीक पे थी कश्मीर में, जब कोई जाने को तैयार नहीं था, इन लोगों ने वहां जाकर मिलिटेंसी फाइट की। ये पीर पंचाल वो है जिसने आज भी पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा को बॉर्डर पे रहते हुए नाकाम किया है। तो ये अफसोस होता है जब हम सुनते हैं कि लेकिन लोग तो यही कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि शगुनी मामा तो पीडीपी है, उन्होंने ही रीजन की बात उठाई थी और अब जाकर के एनसीओ और बीजेपी को आमने सामने खड़ा कर दिया। देखिए, रीजन और सब रीजन की बात करना आइन के दायरे के अंदर, इसमें गलत क्या है? हमने अगर ये कहा कि आप हमारे कटे हुए इलाकों को डिविजनल स्टेटस दे दीजिए, तो इसमें गलत क्या है? अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली हमें अलग से डिवीजन मिलता है, इसमें आपको क्या परेशानी है? या रंधावा साहब को या किसी को क्या परेशानी होगी? इसमें परेशानी तो उसको होगी ना जिसको ये लगता होगा कि ये बात जो है बड़ी अच्छी बात कह दी गई है, अब हमें जो पॉलिटिकली काटना है। हम तो चाहते हैं कि चिराग वैली को, चनाब रीजन को अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट दिया जाए, डिविजनल स्टेटस दिया जाए। इसी तरह राजौरी पुंछ को भी जो पीर पंचाल है उसको दिया जाए। और एलओपी साहब पूछते हैं पीर पंचाल कहाँ है? अरे भाई, 4 साल पहले हमने पीर पंचाल चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी का यहाँ बिठाया हुआ है। उन्हें पूछिए, वो कागजों में ढूंढ रहे थे पीर पंचाल कहाँ है। उन्हें कहिए कभी आए यहाँ चीफ इंजीनियर ऑफिस पीर पंचाल में, यहाँ बैठ के उनको चाय भी पिलाएंगे हम। कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिक्स अपार्ट, इन लोगों को हजम नहीं हो रहा है कि आज राजौरी पुंछ का जो लोग हैं, या कटिंग अक्रॉस पार्टी पॉलिटिक्स, तमाम लोग जो हैं, खासकर ये बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है, ये हमें समझ नहीं आती है। जिस तरह से ये हर चीज को तोड़ने की बात करते हैं। चलिए, मैं वापस आता हूं। इफराजन साहब, आप बीच में कुछ कह रहे थे, प्लीज बोलिए, पहले मैं सवाल करता हूं। देखिए, पहली बात तो जब पीर पंजाल के लोग कहते हैं अपने डेप्यूटी चीफ, अपने एक विधायक को चुनते हैं और उस विधायक को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है, तो इस पे सब लोग, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि जम्मू से एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हमारा हो, क्यों ना हो। लेकिन उसी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को, जो एक जम्मू का एक डोगरा बेटा है, उसमें हम सबको गर्व है, मुझे एक कश्मीरी होके गर्व है, बीजेपी के लोग उसी आदमी को कह रहे हैं ये तो नालायक है, ये तो गद्दार है। मुझे बताइए, अगर वो गद्दार है तो नेशनलिस्ट कौन है? क्या नेशनलिस्ट, जब पिछले 10 साल में जब यहाँ पे कोई सरकार ही नहीं थी, पिछले 5-6 साल में 2019 के बाद, जब सिर्फ एलजी साहब का राज था, क्या आपने किसी डोगरा बेटे को उठा के किसी बड़ी पोजीशन पे रखा? जो हमारे अफसर मैंने जम्मू कश्मीर में देखे, चाहे जम्मू के रीजन में देखे, चाहे कश्मीर के रीजन में देखे, पीर पंजाल में देखे, वो तो सारे, कोई बिहार से था, कोई उत्तर प्रदेश से था, कोई गुजरात से था। ठीक है, लेकिन अगर जम्मू रीजन से जीत गया है तो अवाम के हुकूक की बात भी करनी चाहिए। जिस्म अपना है लेकिन जुबान एनसी का है, इसी वजह से लोग गद्दार भी कह रहे हैं। देखिए, अगर गद्दार, अगर वही मैं कह रही हूँ ना, आप लोगों ने, बीजेपी के गवर्नमेंट ने, जब इनके पास एक एलजी राज था, फुल ऑन एलजी राज था, कोई सरकार नहीं थी, तब तो आप लोगों ने जम्मू वालों को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन से। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू के लोगों को उठा के मिनिस्टर बना रही है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना रही है, ऊंचे ऊंचे दर्जे दे रही है, 10-10 मिनिस्टीरियल पोर्टफोलियोज एक एक इंसान को दे रही है, ताकि उन एरियाज की, जम्मू के खित्ते की पुरजोर कंप्लीट डेवलपमेंट हो। इनको मिर्ची लग जाती है, इनको लगता है कि अब तो जम्मू की डेवलपमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है, और जब नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मिनिस्टर्स के थ्रू जम्मू की डेवलपमेंट करेगी, हमें तो कोई लोग मानेंगे ही नहीं। जम्मू से इस बार आप देखिए, अगर हमारे पास इस वक्त 5 मिनिस्टर, हमारे उमर साहब को साइड पे रखते हुए चीफ मिनिस्टर को 5 मिनिस्टर हैं, 5 मिनिस्टर में से 3 मिनिस्टर जम्मू के हैं, सिर्फ 2 मिनिस्टर कश्मीर के हैं, और इस पे भी इनको आपत्ति है। आप देखिए, इस पे भी आपत्ति ये जाहिर कर रहे हैं। चाहे देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो किसी भी खित्ते को इग्नोर करने को तैयार नहीं है, और हमारे लिए डेवलपमेंट जो है वो जम्मू के लिए इक्वल होगी, वो चनाब वैली के लिए होगी, वो पीर पंजाल के लिए होगी। ये तो कहते हैं हमें पता ही नहीं है पीर पंजाल कहाँ पे है। मैं उम्मीद करती हूँ कि पीर पंजाल के लोग और चनाब वैली के लोग जिस दिन अगला इलेक्शन होगा, वो जरूर याद रखेंगे कि बीजेपी को पता ही नहीं है ये लोग कहाँ पे रहते हैं, तो वो जो है आपको जवाब उसी दिन दे देंगे। आपको समझ आ जाएगा ये इलाके कहाँ पे है, जब आपको 0 सीटें वहां से। ठीक है, बिल्कुल। रंधावा साहब, किस बात की, इसी बात की मिर्ची है, इसी बात का दर्द है बीजेपी को?
हमें किसी बात का दर्द नहीं है भाई साहब। मैंने कहा ना, हमें वर्डिक्ट मिला है अपोजिशन में बैठने का, हम अपोजिशन का बखूबी रोल निभा रहे हैं। बाकी जम्मू खित्ते ने बीजेपी को जिताया है, जम्मू खित्ते को कैसे जीवित रखना है, कैसे विकास कार्य करवाने हैं, कैसे लोगों के बीच में जाना है, वो हम भली भांति जानते हैं। हमें उससे किसी का पाठ पढ़ना नहीं है। जो पाठ पढ़ाते हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए कि 1 साल के अंदर एंटी इनकम्बेंसी फेस करने वाली देश की ये पहली सरकार है जिसकी अपनी छोड़ी हुई सीट बड़गाम के लोगों ने घर भेज दिया, जाओ भैया तुम इस लायक नहीं थे कि तुम्हें बड़गाम से दोबारा जिताया जाए। ये बड़े बड़े पहलू ऐसे बन जाते हैं। अब मैं इस पे ज्यादा डीप में जाना नहीं चाहता हूँ, बट मैटर ऑफ फैक्ट ये है कि वी आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ जम्मू एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। वी टेक केयर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड आवर डिवीजन वेरी प्रॉपर्ली। लेकिन टेक केयर सर कैसे करेंगे रंधावा साहब? टेक केयर कैसे करेंगे? लोगों को भड़का के मुस्लिम वर्सेस हिंदू करके, जम्मू वर्सेस कश्मीर करके? कोई नहीं करेगा मुस्लिम वर्सेस हिंदू भाई साहब, कोई नहीं करेगा। आपने अपने 50 बच्चों को दरबदर कर दिया कि नहीं कर दिया? 60 अलग अलग जमातों को खड़े करके प्रोटेस्ट करवाया कि नहीं करवाया सर आप लोगों ने? किसी ने नहीं करवाया, उसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं था। ये आपको सिर्फ उकसाने की आदत है। क्या ये हकीकत नहीं है कि इन तमाम तर जितनी भी छोटी छोटी जमातें सड़कों पे उतरी, हंगामा खड़ा किया और आखिरकार मेडिकल कॉलेज जो है वहां से हट गया, माफ कीजिएगा, मेडिकल कॉलेज की जो मान्यता थी वो हट गई और पहले बैच में जो 50 बच्चे थे उनमें आपके भी बच्चे थे, तो आप नहीं मानते कि कश्मीर के बच्चे भी आपके? अभी तो वो दरबदर भटक रहे हैं, पता नहीं कब क्या हो। फाइंडिंग्स थी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की, वो डेलिब्रेशंस और फाइंडिंग्स थी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की, मैं आपको बता रहा हूं। और उन्होंने जो फाइंडिंग की उसके दे दिया। अब साल 1.5 2 साल में अगर वो ठीक से फाइंडिंग करेंगे, उनको ठीक लगेगा तो दोबारा परमिशन दे देंगे। इसमें उसको कॉमनली लाइन पे देखने की जरूरत है नहीं है। मैंने आपको बताया ना, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 37 कॉन्स्टिट्यूंसीज के लोग रहते हैं और आज मैं बठिंडी में जाके पूछना बीजेपी का दोबारा अगर आप दे देंगे तो क्या कश्मीर के बच्चों को आप एडमिशन दे पाएंगे नीट के आधार पर? कहां पे? रंधावा साहब, नीट के आधार पे अगर दोबारा इस कॉलेज की मान्यता मिलती है आपको, मान लीजिए, तो क्या अगर आप इन तमाम तर चीजों के पीछे नहीं है, इस षड्यंत्र के पीछे, तो क्या आप दोबारा एडमिशन देंगे कश्मीर के बच्चों को? 101% अगर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की पैरामीटर्स के हिसाब से ये कॉलेज चलेगा। क्या बात कर रहे हैं सर? क्या इससे पहले नहीं चल रहा था? इससे पहले भी नीट क्वालिफाई करके ये बच्चे पहुंचे थे। होता ना, एमसीआई उसको रिजेक्ट ना करती। ठीक है, छोड़िए, वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर, क्योंकि सिचुएशन ऐसी चल रही है। अभी जो असेंबली में चल रहा है, क्या असेंबली की कार्रवाई उस तरीके से चलने देंगे या नहीं चलने देंगे? जो चीजें अभी नजर आ रही है उसमें तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं रंधावा साहब। देखिए, हमारी तरफ से असेंबली की कारगुजारी चलने में कभी रुकावट नहीं डाली जाएगी। नहीं तो आप कह रहे हैं ना बार बार की गुंडागर्दी कर रहा, कौन गुंडागर्दी कर रहा? राठौर साहब को आप कहना चाह रहे हैं? आज भी मैं आपके साथ लेट क्यों जुड़ा हूं? क्योंकि आज भी हाउस 6 बजे तक चला है। बिल्कुल, डबल सिटिंग हुई और आज 6 बजे तक चला है। हम कोई भी हडल हाउस की प्रोसीडिंग्स में नहीं डालना चाहते हैं अनलेस एंड अनटिल कि गन्स जो है अननेसेसरली हमारी तरफ टर्न करने की कोशिश की गई। अननेसेसरली हमें ट्रैप करने की कोशिश करोगे तो उसका मुंह की खानी पड़ेगी। हम चलिए, अननेसेसरी क्या ट्रैप करने की कोशिश की है, नहीं की है, जवाब देंगी इफरा जान साहबा। लेकिन ताजिम साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, अपोजिशन में आप भी बैठे हैं, सिर्फ इतना बता दीजिए कि क्या वाकई ये सारी जो सिचुएशन चल रही है और बीजेपी जो इल्जाम लगा रही है, इसमें सच्चाई भी है? ताजिम साहब, बीजेपी क्या इल्जाम लगा रही है? बीजेपी लगा रही है कि मनमानियां चल रही है, यहाँ पे अपनी बातें रखने के लिए सिर्फ ये कहना चाह रही है और गुंडागर्दी उनकी साफ तौर पे झलक रही है। असेंबली की कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। बीजेपी क्या कहती है वो उनका कहना है, उसमें क्या नहीं है। लेकिन हाउस जो है वो प्रॉपरली रन होना चाहिए। लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं वाबस्ता अपने चुने हुए नुमाइंदों के साथ। जो नुमाइंदे चुन के गए हैं, लोगों के टैक्स पे जो पैसा है उससे हाउसेस चलते हैं, उसका खर्चा होता है। रोज हाउस को चलाना जो है उसमें लाखों रुपए का खर्च होता है। नहीं तो कल आपके लीडर ने, ताजिमदार साहब, कल आपके लीडर ने एक मसला उठाया था, कश्मीरियों पर हमले का मुद्दा था, आपको बोलने की इजाजत नहीं मिली। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में मिले, तो क्या तब भी आपको नहीं लगता है कि आपकी बात या अपोजिशन को बात करने की इजाजत नहीं है? देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि हाउस में जब तक आप चलने देंगे हर बात निकलेगी। अगर हमारे किसी जेन्युइन बात को अगर रोका जाएगा तो नेचुरली उसके लिए तो प्रोटेस्ट होगा ना। अब जब जहां पूरे हिंदुस्तान में कश्मीरी बच्चों के ऊपर हमले हो रहे हैं, कश्मीरी शाल बेचने वाले पे हमला हो रहा है, ये तो इंपॉर्टेंट इशू है, इसको तो लेना ही पड़ेगा ना। अगर आप इंपॉर्टेंट इशू को, ऐसे इंपॉर्टेंट इशू को आप अवॉइड करते हैं जो कि
इमीडिएट रिक्वायर नहीं है, वो तो ठीक है, लेकिन जिसके लिए आपको ये तो हमारे इन्हीं का मसला है, हमारे लोग जो कर रहे हैं उनका मसला है, उनका मामला है, उसको अगर अवॉइड करेंगे तो हमारे लेजिस्लेचर, कोई लेजिस्लेचर होगा किसी भी पार्टी का होगा, वो तो रिएक्ट करेगा ही ना। उसमें तो ये हाउस की जो सैंक्टिटी है वो भी उसी में है कि जो नेचर के इश्यूज हैं जो हम फेस कर रहे हैं इस वक्त, उनको तो स्पीकर को सुनना भी चाहिए प्रायोरिटी पर, और स्पीकर को लेना भी चाहिए। स्पीकर साहब हैं वो उसको लेंगे भी कि ये हमारे लाइवलीहुड के साथ जुड़ा हुआ मसला है, ये हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ जुड़ा हुआ मसला है कि जम्मू कश्मीर के बिलखुसूस या मुसलमान बिलखुसूस जो बाहर की रियासतों में जहां भी जा रहे हैं, चाहे वो हमारे कारोबार के लिए जा रहे हैं, चाहे वो बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हम कंसर्न हैं। और ये मैसेज देने की जरूरत है फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस पॉलिटिकल सेटअप हिंदुस्तान की कि ऐसे मामलात नहीं होने चाहिए। ऐसे लोग आए दिन, हमारे जो शॉल सेलर्स हैं या बाकी लोग हैं, उनको आए दिन जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, उनको वो हैरासमेंट फेस नहीं होनी चाहिए। उनको एक हिंदुस्तान का शहरी होने के नाते आपने 370 एब्रोगेट करके पूरी दुनिया के लिए जम्मू कश्मीर को खोल दिया, और जम्मू कश्मीर के लोगों को बाहर जाने की इजाजत नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। वो जाएंगे तो उनको क्या घसीटा जाएगा बाहर? इसके लिए भी बात ना करे कोई। तो ये गलत चीज है कि कश्मीर का कश्मीरी जो है वो उसको उतनी ही रिस्पेक्ट डिजर्व करता है जितना हिंदुस्तान का कोई दूसरा शहरी डिजर्व करता है। और हमें उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कंसर्न्स हैं। जो हमारे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं या हमारे कोई कामकाज के सिलसिले में जो लोग बाहर जा रहे हैं, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी कंसर्न जो वहाँ की स्टेट्स हैं या वहाँ के जो पुलिस के हेड्स हैं, उनको इंश्योर करनी चाहिए। ठीक है, रंधावा साहब कह रहे हैं, इफ्राजान साहिबा, कि ये सारी चीजें जो भी हैं उसको सोची समझी साजिश के तहत अपोजिशन तो अपना काम कर रही है, लेकिन सरकार खुद भी न सिर्फ अपने काम करने में नाकाम है बल्कि किसी तरीके से टाइम वेस्ट करने में हमेशा आगे रहती है, और ये वजह की सारी चीजें हो रही है। और भी बहुत सारे सवाल। मैं पॉइंट बाय पॉइंट इनकी हर बात का जवाब दूंगी। इन्होंने पहली बात कही, इन्होंने कहा कि हमको जम्मू से मैंडेट मिला है, इन लोगों को कश्मीर से मैंडेट मिला है, हम जम्मू की बात करेंगे, कश्मीर की बात करेंगे। तो यहाँ पे बंटवारे की जो लैंग्वेज है वो ये इस्तेमाल करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, हम बिल्कुल डिसएग्री इस बात से करते हैं। इनको बिल्कुल 2-3 डिस्ट्रिक्ट से मैंडेट मिला होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट अगर आप देखेंगे, हमारा मैंडेट बहुत वाइड है। हमें जम्मू के इलाके से भी मैंडेट है, हमें कश्मीर के इलाके से भी मैंडेट है। इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो हर इलाके के लिए काम करेगी। अगर हमें वहां से मैंडेट होता भी नहीं तो उन इलाकों के लिए भी काम करेंगे, क्योंकि ये जो है, क्योंकि अगर आप हमारा जो स्लोगन है वो है शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। हम हर इंसान के लिए काम करेंगे, उसने हमें वोट डाला हो ना डाला हो। ये पहली बात। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैंडेट पूरा जम्मू कश्मीर है। दूसरी बात, इन्होंने कही कि हमारे जो कुछ विधायक हैं वो गद्दार हैं। एक बहुत छोटा सा, अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैंडल को, ट्विटर हैंडल को देखेंगे, हमारी न्यूज को देखेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, जम्मू से हो, श्रीनगर से हो या इंडिपेंडेंट हो, सुबह उठ के आप देखिए पूरे उनकी न्यूज चल रही होती है, पूरे इलाकों में उनके दौरे चल रहे होते हैं, स्कूल्स चल रहे होते हैं, हर जगह उनका 24/7 काम चल रहा होता। मुझे एक जगह दिखा दीजिए जहां ये 1.5 साल में कहीं बीजेपी का एमएलए बाहर अपने इलाके में दौरे करने निकला हो। ये दौरा वोरा कुछ नहीं करते। एंड पे इन्होंने सीखा है कि अपने इलाके में कोई डेवलपमेंट बीजेपी वाले ना करें, एंड पे हिंदू मुस्लिम कार्ड खेले और वोट ले ले। ये इनकी पॉलिटिक्स है, और इनके एरियाज जो हैं वो अंडर डेवलप्ड रह जाते हैं, और फिर वहां ये लोगों को कहते हैं अरे तुम लोगों की डेवलपमेंट इसलिए नहीं हुई क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस है। ये नहीं कहते तुम लोगों की डेवलपमेंट इसलिए हुई क्योंकि हम लोगों ने कुछ काम नहीं किया, और वक्त आने पे, इलेक्शन के आने के बाद हिंदू मुस्लिम किया। इसको साइड पे रख दीजिए। इन्होंने कहा कि आपकी जो है 1.5 साल में एंटी इनकम्बेंसी बढ़ गई है। कहीं ना कहीं मैं मानने को तैयार हूं, एक एंटी इनकम्बेंसी जो है लोगों की है। ऑब्वियसली सवाल उठते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार पे भी, लेकिन जिस इलाके में एक फ्री मीडिया होती है, जहां गोदी मीडिया नहीं होती है, वहीं पे सवाल उठते हैं। अगर हमने भी यहाँ पे गोदी मीडिया का माहौल बना दिया होता, सारे जर्नलिस्टों को खरीद दिया होता, जो खरीदे नहीं होते उनको डरा दिया होता, कोई एंटी इनकम्बेंसी 10-20 साल तक हमारी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं आती, लेकिन मीडिया जो है उसका हमने गला घोंट दिया होता। आखिर में मैं बात करूंगी, इन्होंने कहा जैसे इनकी मेंटालिटी की, शॉल सेलर्स की बात उठी। शॉल सेलर्स की जहां तक बात आती है, करीबन 25 अटैक, की एक अटैक हम देखते हैं, 2 अटैक हम देखते हैं, 25 अटैक कश्मीरियों पे हुए हैं, शॉल सेलर्स पे, सिंपल स्टूडेंट्स पे, बेचारे बच्चों पे।
अगर आप देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो विधायक हैं, जो हमारे एमपीज हैं, उन्होंने इस बेबाकी से शम्मी सिंह ओबरॉय हो या सजाद किचलू साहब हो या चौधरी रमजान साहब हो, कि इस बेबाकी से उन्होंने पार्लियामेंट में जो है बहुत ही बेबाकी से इन लोगों का जो है तबसरा किया और कहा कि इस तरह के अटैक्स हो रहे हैं और नहीं होने चाहिए। लेकिन आखिर में एक बात कहूंगी, लेकिन इस बात को कंप्लीट करते हुए जाइए फराजान साहबा, फिर लास्ट वाली बात भी कहिएगा। मुझे सिर्फ इतना बताइए, आप बीजेपी यही कह रही है कि जो आपके साथी जमात है कांग्रेस, उनकी रियासतों में तो कोई कार्रवाई हो नहीं रही, आप बात तक कर नहीं पा रहे। हमने रियासतों में कम से कम FIR दर्ज करवाया, गिरफ्तारियां तो करवाई। देखिए, आप देखिए जो दीपक कुमार, मोहम्मद दीपक हैं, मोहम्मद दीपक वो शख्स हैं जिन्होंने जब अटैक हुआ एक आम मुसलमान पे, गरीब मुसलमान पे, वो सामने निकल के उन्होंने लड़ाई की। वो एक बहुत बड़े वो कहते हैं कि वो एक हनुमान भक्त हैं, और उन्होंने कहा कि मुझे उनका मजहब हिंदुइज्म उनको यही सिखाता है कि जब किसी निर्दोष पे हमला हो तो वो लड़ें। देखिए कितनी खूबसूरत बात है। जब उठे तो इन लोगों ने बीजेपी की रियासत में उसी इंसान पे FIR दर्ज कर ली, जबकि उसको अवार्ड मिलना चाहिए। इसी तरह का हमारा एक लड़का था मोहम्मद आदिल, आपको याद होगा जब पहलगाम में अटैक हुआ था, मोहम्मद आदिल जो है उसने इन टूरिस्टों को बचाने की कोशिश की थी और वो भी मारा गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने क्या किया? नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने सबसे पहले मोहम्मद आदिल के घर गई, मोहम्मद आदिल को एक, उसकी जो बेवा थी उसको एक सरकारी नौकरी दी, उनको मुआवजा दिया और कहा कि कम से कम तुम लोग भूखे नहीं मरने चाहिए, हम तुम लोगों के साथ खड़े हैं। एक नेशनल मैसेज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि हम मोहम्मद आदिल के साथ खड़े हैं। बीजेपी ने क्या किया? जम्मू का आदिल की जगह अभिषेक होता, आप करती? बिल्कुल करते। कोई भी इंसान, आज हम दीपक कुमार के साथ भी खड़े हैं, मोहम्मद आदिल के साथ भी खड़े हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार ने दीपक कुमार पे FIR दर्ज कर लिया, उसी दीपक कुमार को जिसको इनको एक अवार्ड देना चाहिए था। तो इनकी जो मेंटालिटी है वो है कि एक लड़ाकू मेंटालिटी है कि आपस में जो लड़ाई करे उनको ये तालियां बजाएं, और जब जो लड़ाई में पानी डाले, जो इस आग में पानी बुझाने की कोशिश करे, उस पे FIR काटे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है। अभी देखिए माता वैष्णो देवी की बात, यूनिवर्सिटी की भी बात छिड़ी थी, इन्होंने कहा कि नहीं हमारा तो कुछ नहीं, हमें तो कुछ नहीं पता है। आप देखिए इन्होंने ही, इन्हीं के विधायक हैं जो तालियां बजा रहे हैं, जो मिठाइयां एक दूसरे को खिला रहे हैं जब उसका मेडिकल अक्रेडिटेशन जो है वो कैंसिल होता है। शर्म की बात यह है कि जम्मू और कश्मीर, अगर आप पूरे खित्ते की बात करते हैं, हमारे पास अस्पताल नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, नर्सेज नहीं है, कहीं कितने अस्पताल हैं वो नंगा नाच हमने भी देखा माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के गेट के बाहर, वो जो नंगा नाच हुआ था वो हम सब ने देखा, और यकीनन ये अफसोस की बात थी पूरी रियासत के लिए। लेकिन सरकार पे भी सवाल उठता है। मैं दोबारा कनेक्ट करवाता हूं आपसे, उसके बाद ये सवाल पूछता हूं। ताजिम साहब, मैं सीधा आपके पास आता हूं। ताजिम साहब, एक बड़ा सवाल यह है कि इस वक्त जो सरकार में चल रहा है, 1.5 साल हो गए। कल GA मीर साहब ने एक बहुत ही खूबसूरत सा शब्द कहा था, मैं चाहूंगा कि इसकी व्याख्या आप बेहतर तरीके से करें। उन्होंने कहा था कि सरकार 1.5 साल में जो कुछ कर रही है उसमें और बेहतर तरीके से कर सकती थी। जहां जहां रुकावटें आई है, एक गलती सरकार की है कि उन्होंने हम सभी को साथ लेकर के चलने के बजाय उन्होंने अकेले कोशिश की, और उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट पे उन्होंने सारा मोहरा ठपा, क्योंकि अगर स्टेटहुड दे दिया जाता, बाकी सारे मसाले हल हो जाते, तो एटलीस्ट उमर सरकार के जो सपने थे स्टेटहुड के हवाले, माफ कीजिएगा, स्टेट के हवाले से, जम्मू कश्मीर के लोगों के हवाले से, वो पूरे हो जाते। आपको क्या लगता है? इनका कांग्रेस का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना मामला ही, कैसे क्या करते हैं या क्या कर रहे हैं, दोनों कोalition पार्टनर भी हैं। लेकिन एक बात तो ये आया है कि जो एक्सपेक्टेशंस लोगों की नेशनल कॉन्फ्रेंस के तय थी, उसमें कहीं ना कहीं लोग जो है आज ये सोचने पर मजबूर हैं कि जिन उम्मीदों के साथ उनको लाया गया था, उन उम्मीदों के ऊपर ये खरे नहीं उतर रहे हैं। उनकी कई वजूहत हैं, उनकी उसके बीच में इनकी पार्टी के कॉन्फ्रेंस के भी व्यूज हैं अपने। जिस तरह अभी पैनलिस्ट हैं यहाँ, तो वो कह रहे थी कि शमी ओबराय साहब और किचलू साहब और उन्होंने तीसरे लेजिस्लेटर का नाम लिया, तो राज्यसभा मेंबर्स हैं, लेकिन जो रुल्ला साहब है और मियां साहब का नाम क्योंकि वो चुन के नहीं आए हैं, वो नॉमिनेटेड हैं, तो वो जो चुन के आए हैं वो बाहर हैं। ये विद इन नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपनी रसाकशी का भी मामला है।
जिससे लोग सफर कर रहे हैं, और भी चीजें तो हैं। मुझे सिर्फ ये बताएं, मैं 2-3 मिसालें आपके सामने में देता हूं, इसका जवाब दीजिए, क्योंकि सरकार पे इसी हवाले से सवाल उठ रहा है। बाहर के वो लोग जो जम्मू कश्मीर को बहुत न्यूट्रली देख रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर आपके यहां से मेडिकल कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी के अंदर मेडिकल का जो एक समझिए पूरा स्टेटस था, वो आपका खत्म कर दिया गया, सरकार देखती रही। हालांकि सरकार आगे बढ़ करके कह सकती थी कि भाई ऐसा है कि माता वैष्णो देवी का जो फंड की बात आप कह रहे हो हिंदुओं का, ऐसा नहीं है कि सिर्फ माता वैष्णो देवी के फंड से ही चलता है। यूजीसी फिर क्या कर रही है, सरकार जो फंड देती है वो कहां जा रहा है? तो बहुत सारी चीजें थी, सरकार कर सकती थी, नंबर 1। दूसरी चीज कि कई स्टेट में जो कश्मीरियों पर हमले हुए, उसमें लोगों ने यह कहा कि यह बात सही है कि इससे गलत मैसेज जाएगा और कश्मीरियों का हिंदुस्तान के तई जो एक मोहब्बत, एक अपनायत और डेमोक्रेसी पे भरोसा मजबूत हुआ था, वो कमजोर होगा। लेकिन इसमें भी जानबूझ करके नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन चीजों को हवा दी या फिर छोड़ दिया कि और ज्यादा सताए जाएं ताकि इनके ऊपर और बेहतर तरीके से राजनीति हो। यह सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछा। देखिए इस पे ये चीज, आपका सवाल बहुत लंबा है, लेकिन मैं मुख्तसरन इसमें जवाब दूंगा आपको। वो ये है कि एक बात हमें ये माननी चाहिए, और जो शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस के विदिन भी इसकी कहीं ना कहीं बात है, कि जो पॉस्चरिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस को या उमर साहब को करनी चाहिए थी, वो पॉस्चरिंग एक स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे पेश नहीं कर पाए। मैराथन के लिए वो बॉम्बे भी जाएंगे, दिल्ली भी जाएंगे, हर जगह मैराथन करेंगे, लेकिन उससे उन कश्मीरी शॉल सेलर्स को कितना फायदा पहुंचा, या उन बच्चों को जो मारपीट हो रही है रोजाना, वो कितना हुआ, उसके लिए, क्योंकि जिम्मेदारी तो इनके ऊपर आया था ना, लोगों ने मैंडेट तो इनको दिया है, तो इनके लोगों को वहां बैठना चाहिए, वहां हर एक जगह, हर स्टेट में विजिट करनी चाहिए, हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर से बात करनी चाहिए, उन शॉल सेलर्स जहां जहां हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पास जाना चाहिए, क्योंकि पावर अल्लाह ने अगर दी है तो उस पावर को आज इस्तेमाल करते हुए लोगों के जो भी मामलात हैं, जो परेशानियों में मुब्तला है, उनमें बाहर निकालना इनका अवलीन फर्ज है उसमें। और जहां तक हमारी अपोजिशन में हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, 3 हैं, 4 हैं, 4 मेंबर्स हमारे हैं, जो हमारी कोशिश रहे कि हम कोशिश करते भी हैं, हमारी लीडर महबूबा मुफ्ती साहिबा भी रियासती सतह पे भी और नेशनल लेवल पे भी बात करती हैं, लेकिन जितना बड़ा मैंडेट। एक और सवाल का जवाब दीजिए इस बीच में, चूंकि बहुत सारी चीजें जो छूट जा रही हैं। लगातार पीडीपी भी इस बात को कहती रही है कि जो एलजी साहब का ये कहना है कि भाई बाकी जो डिपार्टमेंट, या बीजेपी का जो कहना है कि बाकी जो डिपार्टमेंट है एटलीस्ट आपके पास वो कर लो आप, और हमारे पास सिर्फ एक डिपार्टमेंट है उसे हम देख पा रहे हैं। तो क्या पीडीपी ये बात मानती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कर सकती थी, इनके पास सारे सोर्सेज, ताकत, पैसे सब कुछ थे और लोगों के मसाइल दूर हो सकते थे, वो नहीं होकर के इन्होंने सारा का सारा इल्जामात बीजेपी पे या बीजेपी की बी टीम पे कर दिया? कुछ ऐसा मानते हैं आप? नहीं, देखिए उसमें 2-3 चीजें हैं। ड्यूल पावर सेंटर तो है, इसमें दो राय तो नहीं है कि ड्यूल पावर सेंटर, चाहे वो उसमें एलजी रहे हो, चाहे वो उसमें चीफ मिनिस्टर साहब है। अब उसमें पिछले दिनों चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा, पैसा फंडिंग के मामले में उन्होंने खुद ये कहा ऑन मुझे पैसा दिया है। ये तो हो गया पैसे को लेकर जो जम्मू कश्मीर को मिला। इसके अलावा हाँ, डे टू डे फंक्शनिंग में आपके पास कुछ पावर्स नहीं है, जैसे आपने मेडिकल कॉलेज के हवाले से बात की, वो सेंटर के जेरे इंतजाम है, उन्होंने वहीं से एमसीआई नहीं, उसकी नेशनल मेडिकल काउंसिल नहीं, उसकी रिकॉग्निशन खत्म कर दी। तो ये क्या करते, इनका काम ये है कि जिन बच्चों को बाहर निकाला रखा गया है उनको एडजस्ट करना है, उसके लिए शायद गवर्नमेंट कर भी रही है, वो करेगी भी, करना भी चाहिए, बिल्कुल हाँ, कोशिश कर भी रहे हैं। कहने का मामला ये है कि 2 पावर सेंटर जहां पे होंगे वहां पे आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो आएंगी और आ भी रही होंगी, लेकिन जहां तक पैसे का मामला है, पैसे के फ्लो का मामला है, मुझे लगता है उसमें शायद उमर साहब ने कहा है कि हमें फंडिंग जो है, पैसा मेरे तवक्कात से बहुत ज्यादा दिया है जो मैं सोच रहा था। तो मुझे लगता है कि डेवलपमेंट में पैसे को लेकर कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जितने मामला जो इन्होंने लोगों के साथ वादे किए हैं, सिलेंडर का मामला है या बिजली में 200 यूनिट बिजली फ्री का है या फ्री राशन का है या बाकी मामले हैं, उसके ऊपर इनको काम करना चाहिए अगर पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं तीनों सवाल का अलग अलग तरीके से इफराजान साहिबा से जवाब लेता हूं। सबसे पहले इफराजान साहिबा, लोगों का आमतौर पर यह मानना है, ख्याल है कि एनसी सरकार जो कर सकती थी एटलीस्ट उतना नहीं कर रही उस लेवल पे, और कुछ चीजों में थोड़ी सी राहत ढील दे रही है ताकि अपनी सियासत भी बरकरार रहे। देखिए, पहली बात तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कर सकती थी उन्होंने नहीं किया, ये हम पे सवाल आयद हो रहा है। जी बिल्कुल। जब पीडीपी थी उन्होंने क्या किया, वो तो पूरे जम्मू कश्मीर ने वो नंगा नाच देखा, और उसी नाच की वजह से आज हम उस हालत में पहुंच गए हैं कि यहाँ से निकले कैसे, किसी को शायद
किसी को भी इस वक्त कंप्लीट क्लैरिटी नहीं है। कोशिश तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है। जहां तक बात आती है कि इन्होंने जो है शॉल सेलर्स के लिए क्या किया, शॉल सेलर्स के लिए बार बार अगर आप चीफ मिनिस्टर साहब को देखेंगे, उन्होंने बार बार चीफ मिनिस्टर साहब ने ये मामला उठाया और बार बार FIR रजिस्टर भी की, हर इंश्योर किया कि हर जो भी ऐसा केस हुआ है उस हर केस में FIR रजिस्टर हो, ये चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद इंश्योर करवाया। दूसरी बात, आपको याद होगा कि हमारे जो MPs हैं, मैंने बार बार कहा, कल ही उनका पार्लियामेंट में तीनों MPs का जो है बहुत बेबाकी से इस बात पे बयान आया, इवन दो हमारे MPs को सिर्फ 2 मिनट मिलते हैं पार्लियामेंट में बात करने के लिए, उन्होंने स्टूडेंट्स की, शॉल सेलर्स की वहां पे और इन अटैक्स की वहां पे बात की। हमने मिनिस्टर्स को भी रखा, जो मिनिस्टर्स डिफरेंट स्टेट्स में रहे, ताकि किसी पे भी अटैक हो वो मिनिस्टर्स एक तरह से नोडल ऑफिसर्स बनाए गए। लेकिन जब PDP ने, मैं बस मुख्तसरन याद दिलाना चाहती हूँ, जब PDP ने 2 MPs राज्यसभा के भेजे थे कुछ वक्त पहले, इससे पहले 2019 में PDP के 2 MPs गए थे, जब ट्रिपल तलाक की वोटिंग हुई तो दोनों MPs ने वोटिंग नहीं की और ट्रिपल तलाक बिल को जाने दिया। दूसरी बात, जब 370 की वोटिंग की बात थी, याद कीजिएगा 370 की जिस दिन वोटिंग हुई, जब राज्यसभा में वो बिल गई, PDP के दोनों विधायकों ने उस बिल पे, आप चेक कर सकते हैं रिकॉर्ड में, दोनों ने वोट नहीं किया, ना हाँ कहा ना किया और चुपचाप पतली गली से भाग गए। तो ये जो PDP जब बार बार हमको कहती है कि आपको ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, मैं तो PDP वालों से कहूंगी शर्म करिए, हमको तो छोड़ ही दीजिए और थोड़ा सा अपना इतिहास याद कीजिए। हमको चलिए इनको याद दिलाने की जरूरत भी नहीं है, जम्मू और कश्मीर की आवाम इनको हर इलेक्शन में वो याद दिलाएगी। जहां तक बात आती है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, अब बात आती है डुअल पावर सेंटर की, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है। देखिए, डुअल पावर की जब बात हम करते हैं, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि किस तरह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हमने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि जो लड़कियां, जब उनकी गरीब बेटियों की, जब हमारी बेटियों की शादी गरीब बेटियों की होती है, उनको एक असिस्टेंस स्कीम मिलता है। हमने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि 50,000 से लेके हम उसको बढ़ाएंगे, 75,000 कर देंगे, जो वादा हमने अपने पहले ही साल में कंप्लीट कर दिया। जो ही अब बजट में तो हम लोगों ने पास किया, हमने अपना वादा पूरा किया, लेकिन जो ही अब ये एप्लीकेशनें जाती गई सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, जो वहां पे बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, क्योंकि IAS ऑफिसर्स जो है हर डिपार्टमेंट में बैठते हैं, पैसे का डिसबर्समेंट जो है काफी हद तक उन्हीं के कंट्रोल में होता है। ये एप्लीकेशन आगे गई नहीं जी, ये एप्लीकेशन जो है IAS ऑफिसर्स की आगे गई नहीं, क्योंकि डिपार्टमेंट्स जो है IAS ऑफिसर्स हेड करते हैं। और अब आप कहेंगे के लिए, देखिए मैंने आपको नहीं रोका, मैंने एक बार भी, ठीक है प्लीज बोलिए, जाओ कंप्लीट बोलिए, फिर मैं ताजिम साहब के पास आता हूं। यही IAS ऑफिसर्स जो हैं, अब आप बात कीजिए CDF की, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLAs के पास 4 करोड़ का CDF है, वो कहां गया? पहले ही साल में कोई हमारा ऐसे MLA नहीं है जिसने बराबर 4 करोड़ का CDF जो है वो बाहर खर्चा के कंप्लीट नहीं किया अपनी, कि यहाँ पे काम करना है, यहाँ पे काम करना है। उसके बाद CDF कहाँ गया? DC ऑफिसेज में, क्योंकि DC ऑफिसेज जो है उसके बाद वहां से कॉन्ट्रैक्ट का टेंडर ऑनलाइन नोटिस निकलता है, उसके बाद वो नोटिस निकालेंगे नहीं, क्योंकि IAS ऑफिसर्स हमारे अंडर आते नहीं है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कर सकती है? अब नहीं, आप कहेंगे तो अभी जो है TBR, ट्रांजिशन ऑफ बिजनेस रूल्स की बात जो हो रही थी कुछ दिन पहले, और साइन करके उमर साहब ने भेजा था LG के पास, आपको लगता नहीं है कि इससे आपने मुहर लगा दी है आने वाले दिनों में स्टेटहुड बहाली ना होने के लिए, और आपने मुहर लगा दी है कि आने वाले दिनों में LG साहब वहां पे खुट्टा गाड़ के बैठे रहेंगे? देखिए, जहां तक बिजनेस रूल्स की बात आती है, पहली बात तो ये असेंबली यूटी में चल रही है। इस यूटीपी की असेंबली में PDP भी है, इसमें CPI भी है, इसमें BJP भी है, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, और इसमें हर कोई बैठा हुआ है। इनफैक्ट जमात इस्लामी ने भी काफी कोशिश की थी इस असेंबली में बैठने की, तो कोई भी ऐसी आइडियोलॉजिकल ग्रुप नहीं है जिसने इस असेंबली को तस्लीम नहीं किया है, पहली बात। अब ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल से जो हमारे माएँ बहनें, आपकी माएँ बहनें, हम सब की माएँ बहनें, भाई बहन, जिनकी फाइलें आज दफ्तरों में
एक एक डेढ़ साल से 10 साल से रुकी हुई है फाइल, क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है उस फाइल पे, क्योंकि आईएएस ऑफिसर्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पे आते हैं। अगर ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल से उस इंसान की फाइल आगे चली जाती है तो इसमें आपको क्या आपत्ति हो सकती है? बिल्कुल। स्टेटहुड की जहां तक बात आती है और 370 की बात आती है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ाई लड़ रही है, लेकिन जो आज फाइलें बंद हैं क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट का ब्यूरोक्रेसी पे ऑलमोस्ट कोई कंट्रोल है ही नहीं। ठीक है, एक छोटा सा सवाल इसी से रिलेटेड जवाब दे दीजिए, क्लियर हो जाएगा पूरा मामला। क्या आप ये मानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा कोई और सीरियस नहीं है जम्मू कश्मीर और उसके अवाम के लिए? मैं ये बातें करूंगी नहीं कि कोई और सीरियस नहीं है, ये तो बचकानी बातें हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है हमारा एक 90 साल की एक तारीख है। उस 90 साल की तारीख में हम ही वो लोग थे जिन्होंने यहाँ पे इस असेंबली को एस्टैब्लिश करवाया, और शख्सी राज, चाहे अफगानियों का राज हो, चाहे किसी भी डोगरा का राज हो, चाहे किसी भी मुसलमान हिंदू, कोई भी शख्सी राज, मोनार्की को हमने खत्म करके कहा कि लोग वोट देने चाहिए। हमने, हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तारीख वहां से यहां तक आई है। तो एक हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस को लेके हम आगे चलते हैं। फारूक साहब चलते हैं, शेख साहब चले थे, एक हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस को लेके चलते हैं और आगे भी चलेंगे। लेकिन इसमें जरूरी है, इसमें 2-3 चीजें वक्त की बहुत जरूरियात हैं। पहली बात, वक्त की बहुत जरूरी है कि कुछ भी हो बीजेपी के साथ अलायंस ना किया जाए और इनको सरकार में आने ना दिया जाए। जो भी सरकार इनको अलायंस में आने देगी, बीजेपी जम्मू और कश्मीर में तबाही मचाएगी। आपने देखा इन्होंने क्या किया, हमें स्टेट से यूटी बना दिया। और आज भी जब हम इनको कहते हैं कि बताइए स्टेटहुड का क्या हुआ, कश्मीर, आप तो बार बार कहते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है महाराजा हरि सिंह साहब की रियासत है, आप बार बार उनकी लेगेसी की बात करते हैं, बार बार उनको इन्वोक करते हैं। उसी लेगेसी को आपने उठा के यूटी बना तोड़ दिया, बिल्कुल 370 हटा दिया। बिल्कुल बड़ी बात है और पॉइंट भी है। मैं ताजिम साहब काफी देर से आपके पास नहीं आया, क्या ये हकीकत है जो इल्जाम लग रहे हैं कि पीडीपी ने जानबूझ करके कश्मीरियों को दागदार कर दिया और कमजोर कर दिया इतना कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस उसी जंग को लड़ी? देखिए, ये कहना ये कोई चीज नहीं है। पिछले हम काफी अरसा से ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं। तब तो शेख साहब ने जब 47 में प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद उसी रियासत में वो चीफ मिनिस्टर भी बन के आ गए। उसी रियासत में वो बाद में कहाँ पहुंचे, उसी रियासत में बीजेपी के साथ अलायंस किया, उसी रियासत के साथ बीजेपी के साथ गवर्नमेंट में थे। तो सैफुद्दीन सोज साहब को उन्होंने पार्टी से निकाल दिया कि उन्होंने वोट अगेंस्ट करके वोट अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत गिरा दी थी सैफुद्दीन सोज साहब ने। कहने का मतलब है, अगर आप गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे स्केलेटन्स बाहर आएंगे जिनको कोई भी आदमी जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। हमें मानना यह है कि जब 370 की एब्रोगेशन हुई, पीडीपी हुकूमत में उस वक्त नहीं थी। हमारा उनके साथ इल्हाक जब तक रहा, हमने ये इंश्योर किया कि जम्मू कश्मीर के साथ किसी तरह की भी छेड़छाड़ ना की जाए। अब मामला सिर्फ इतना है, इस वक्त एक लोगों का मैंडेट इनके पास गया है। लोगों ने जो इनको मैंडेट दिया है, एतमाद दिया है, वो एतमाद वो पूरा उतरे, उसके ऊपर पूरा उतरने की कोशिश करें। अल्लाह ने अगर इनको पावर दी है तो कल ठीक है, ताकत का सिर्फ इतना बता दीजिए, इतना ताजिम साहब, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए सिचुएशन रखते हैं, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कल होकर के असेंबली में ये बात रखी जाए कि ये जो पूरा मामला चल रहा है इसे हल करने के लिए बीच का रास्ता अपनाया जाए, तो क्या आप हुकूमत से सिफारिश करेंगे कि ठीक है एनएलयू का मुद्दा या इस जैसे जो भी मुद्दे हैं वो ऐसे हल किया जाए जिसमें दोनों तरफ के रीजन के लोगों का नुकसान न हो? क्या आप रेडी रहेंगे सरकार के साथ? नहीं, देखिए एनएलयू को लेकर हमारे जहन में किसी तरह का कोई भी तनाव नहीं है। आपको याद होगा नेशनल लॉ, अरे सर तनाव क्यों नहीं है? जैसे ही बडगाम में बनने की बात हुई थी इलेक्शन के टाइम पे, आप लोगों ने आवाज उठाई थी। मेरी अर्ज सुने ना, मैं वही कहने जा रहा हूँ। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का जो एक्ट था 2018 में काल बन गए, अब पीडीपी की ही हुकूमत के दौर में वो एक्ट बन के सामने आया था। उसके बाद हमारी किसी की भी बीइंग अ पार्टी मेंबर होने के नाते एक अलग पहलू है। अगर ये कश्मीर में कहीं बन की बात आती है, हम कहते हैं कश्मीर में अगर कहीं बनता है, हमें उससे कोई दो राय नहीं, हम उसके कभी अपोज नहीं करते हैं। कश्मीर बडगाम में बने या कहीं और बने, हम बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ पीर पंजाल एरिया, मैं ये कहूंगा कि कल को अगर वहां बना है तो यहां भी बनना चाहिए। हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि हम दो रीजन्स के बीच में कश्मीर को कन्फ्रंटेशन करके ये कहें कश्मीर से कोई छीन के हमें दो। जैसे 50 बच्चे वहां से निकाल के बाहर कर दिए गए, बीजेपी के लोगों ने किस तरह से वहां पे प्रोटेस्ट किया, मैनेज किया अपने आप को बाहर करने की। हमारा कोई इस तरीके का नहीं है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कश्मीर में बने,
अगर वहां का एक्ट वहां का बना हुआ है, वहां बननी चाहिए। हम अपनी डिमांड करते हैं। ठीक है, यानी कंस्ट्रक्टिव वे में आप सरकार के साथ हैं, और जो भी इस तरह के मामले में, चाहे वो पीर पंजाल या जम्मू कश्मीर को नजरअंदाज करने की बात करें, वहां पे आप मुखालिफत करते हैं। इफरा जान साहिबा, अगर यही सेम सिचुएशन मैं आपके सामने में रखूं, तो क्या कल बीच का कोई रास्ता निकल सकता है क्या? बहुत शॉर्ट में एक बात कहना चाहती हूँ। इन्होंने इतिहास की बात की, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ 1953 में जब शेख साहब को जेल में बंद कर दिया गया था जबरन, तो काफी सारी बी टीमें और सी टीमें यहाँ पे खड़ी कर दी गई थी, जिनमें से बख्शी साहब भी थे और सादिक साहब भी थे। गुलाम मोहम्मद सादिक साहब वो इंसान थे जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर से लेके यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर का दर्जा यहाँ पे दिया। और गुलाम मोहम्मद सादिक साहब जो सबसे बड़ी बी टीम थे प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर बनाने में, उन्हीं की काबीना में, उन्हीं की कैबिनेट में मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जो थे मिनिस्टर थे, और मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने सादिक के साथ ही अपना करियर जो है शुरू किया था। उसके बाद उन्होंने ही, उसी कैबिनेट ने परमिट सिस्टम को यहाँ पे खत्म कर दिया और ऑलमोस्ट 112 अमेंडमेंटें आर्टिकल 370 में लाई। तो मुफ्ती साहब जो है, और तब शेख साहब को जेल में रख दिया गया था। उसके बाद जो था सबसे ज्यादा कमजोर उसी बी टीम, सादिक साहब की बी टीम ने किया था, और मुफ्ती साहब उनके मिनिस्टर थे। और उसके बाद अगर आप देखेंगे जनता पार्टी जिस वक्त आई, जनता पार्टी ने कहा, जनता पार्टी उस वक्त की बीजेपी हुआ करती थी, मुफ्ती साहब फिर वीपी सिंह साहब के साथ जनता पार्टी में चले गए थे, और इनफैक्ट जनता पार्टी ने उनको होम मिनिस्टर बनाया था। जब दिल्ली में मुफ्ती साहब होम मिनिस्टर बने तो यहाँ पे उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस पहले जगमोहन को लाया, और जगमोहन को गवर्नर बना के आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पास एक्ट जो है जम्मू कश्मीर में लगाया, जो अभी तक लगा हुआ है। तो जब ये कहते हैं कि हम ऐसा हमें अच्छा नहीं लगता कि हम सियासत के खड़े मुर्दे उछालें, मैं तो कहती हूँ उखाड़िए। जम्मू और कश्मीर की आवाम को यहाँ की हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए कि किसने प्राइम मिनिस्टर से लेके हमको चीफ मिनिस्टर बनाया, कौन था जिसने यहाँ पे आर्टिकल 370 में 100 अमेंडमेंटें लाई, कौन सा लीडर था जिसने जनता पार्टी के साथ इस तरह से अगर तारीख निकाली जाएगी तो बहुत सारे सवाल सबके खड़े होते हैं, एनसी पे भी, कांग्रेस पे भी, इवन बीजेपी पे भी और पीडीपी पे भी। लेकिन फिलहाल जो अभी का मसला है, उम्मीद यही है आप तीनों हजरात से कि एटलीस्ट एनएलयू बने या फिर मेडिकल इंस्टीट्यूट बने, कहीं पे भी बने, चाहे जम्मू में हो या कश्मीर में, कोई भी रीजन में बनाइए, इवन पीर पंजाल में ही बनाइए, लेकिन एटलीस्ट लोगों के मसले हल करिए। और इस तरह की जो सियासत हो रही है एटलीस्ट इसे खत्म करिए, क्योंकि लोग कंक्रीट पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। इसी वजह से लेजिस्लेचर असेंबली बना है, इसी वजह से ये सारी चीजें हो रही है और लोगों की उम्मीदें वाबस्ता है। फिलहाल कई सारी रुकावटें हैं जिसमें बीजेपी भी अपना पार्ट अदा कर रही है, और आने वाले दिनों में सरकार के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसके पीछे कई सारी सियासी पार्टियां भी मौजूद है। अब देखना यह होगा कि क्या कुछ होता है इस सिलसिले में, अवाम के ऊपर फैसला छोड़ते हैं। नीलू, खासतौर पर इन तमाम तर बेहतरीन बातचीत करने के लिए इफरा जान साहबा बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए। एडवोकेट ताजिम डार साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ जितनी भी बात हो पाई है रंधावा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मैं दीजिए इजाजत, देखते रहिए।